Hi everyone. After a long time, हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में आपका पेपर है। ओके। और इस पूरी सीरीज में हम जो है वो मैकेनिक्स की जो 5 यूनिट्स है उनको कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स दिखा देती हूँ। मैं ये बुक्स जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ ये सीबीएच पब्लिकेशन की है, राजस्थान में अवेलेबल है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। यहाँ के किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। और क्योंकि हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है। सो पहले मैं आपको इसके कंटेंट दिखा देती हूँ। हमारा चैप्टर 1 जो होगा वो हमारा फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जिसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स ही सिलेबस में हैं, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट ऑल द टॉपिक्स आर इन द सिलेबस। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे चैप्टर 1 पे ही चल लेते हैं। ये सब हमें कंप्लीट करना है। ओके, सबसे पहले देख लीजिए चैप्टर 1 है हमारा फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिए, आपको एक्सप्लेन पूरा करूंगी मैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे हिंदी मीडियम की बुक से तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। सो व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज रिलेटिव टू टाइम, अगर कोई पार्टिकल हमें गिवन है और उसकी जो पोजीशन है मान लीजिए वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है ना। जैसे ये पानी की बोतल है, ये यहाँ टेबल पे रखी हुई है, मैंने देख लिया, अब मैं अभी देख रही हूँ, 5 मिनट बाद देख रही हूँ, तब भी मुझे ये यहीं पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। एंड ऑब्जर्वर मतलब मैं, बिकॉज मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऑब्जर्वर सीज दैट पार्टिकल एट द सेम पोजिशन, द पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये सबको पता है कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, व्हाट विल आई से, कि ये जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा है, वो क्या है, रेस्ट पे है, दैट्स इट। बट इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम and observer sees the particle at a different position at different times, then the particle is said to be in motion. ओके ये भी बहुत क्लियर है कि फिलहाल तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर पार्टिकल टाइम के साथ मूव करता है और अलग अलग पोजीशन पे आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो मोशन में है। ओके, हेंस द स्टेट ऑफ पार्टिकल इज ऑफ टू टाइप्स। तो जो पार्टिकल की स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है, पार्टिकल रेस्ट पे है, और दूसरी कौन सी होती है, पार्टिकल इन मोशन। इसमें कोई समझने वाली ज्यादा बात है ही नहीं, इजीली समझ में आ रहा है, 9th-10th में पढ़ लेते हैं अपन ये चीज तो। हेंस द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटिव, यहां से हमारा ये शुरू होता है। दैट इज इन द फ्री स्पेस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी ऑफ सिस्टम। इसका ये मतलब है कि पार्टिकल जो है वो दो टाइप के स्टेट में रह सकता है, या तो रेस्ट पे रह सकता है या फिर मोशन में रह सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि जब हम किसी बस में या कार में या ट्रेन में जा रहे होते हैं और हम विंडो से देखते हैं तो जो पेड़ होता है या कोई से भी जो ऑब्जेक्ट हमें खिड़की से दिखाई देते हैं, हमें पीछे की तरफ जा रहे दिखाई देते हैं। सो दो तरह के ऑब्जर्वर को समझिएगा। एक व्यक्ति वो जो कि कार या बस के बाहर खड़ा है, अगर उससे सवाल पूछा जाए कि उसके पास में जो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पेड़ है, क्या वो रेस्ट पे है, तो वो पर्सन कहेगा कि जी बिल्कुल, ये जो पेड़ है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है। लेकिन जो व्यक्ति बस या कार में ट्रेवल कर रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि क्या ये पेड़ रेस्ट पे है, तो वो कहेगा ना ना बिल्कुल नहीं, पेड़ तो पीछे जा रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट कर दिया। एक के लिए वो रेस्ट पे है और दूसरे के लिए वो मोशन में है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या जो वो पेड़ है, सही क्या है उसके लिए, वो रेस्ट पे है, ये बात भी झूठ नहीं है, वो मोशन में है, ये बात भी झूठ नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन कही गई है कि जो पार्टिकल है दैट कैन ओनली बी डिस्क्राइब विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। इसीलिए किसी पार्टिकल की मोशन को
अगर हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है, तो वो किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं और गलत कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ रिलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, वैसे मैंने बता दिया आपको, एन ऑब्जर्वर इन अ मूविंग ट्रेन, द ट्रीज, हाउसेस, बिल्डिंग अपीयर मूविंग बैकवर्ड्स, यही मैंने बताया, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को वो एक स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक जगह रखे हुए दिखाई देते हैं। सो हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने के लिए, वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और शॉर्ट टाइप का मतलब है 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपके पास ये होगा डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं निर्देश तंत्र। ओके, आप अपनी जो हिंदी मीडियम वाला बुक है उसमें देखेंगे, एज इट इज आपको यही पैराग्राफ हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा, बट मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, हम सीधे उसकी आंसर पे जाते हैं। तो सवाल आपका ये आएगा, डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो आपको उसमें लिखना क्या है, ये इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर जो 2 लाइनें बोल्ड की हुई है आपको बस उतना ही लिखना है, दैट द ऑब्जेक्ट और सिस्टम about which the state of another body is described, such an object is called a reference frame। हिंदी में समझाती हूँ, ऐसा सिस्टम या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सापेक्ष या जिसके रेस्पेक्ट में आप दूसरी बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, तो और कोई बॉल इधर उधर हो रही है, तो मैं क्या हो गई, निर्देश तंत्र कहलाऊंगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाऊंगी, क्योंकि मेरे सापेक्ष में उस बॉल को देखा जा रहा है या मैं उसको देख के बता रही हूँ कि यहाँ है वहां है। तो आपको इसकी डेफिनेशन इतनी ही सी याद करनी है कि वो ऑब्जेक्ट या वो सिस्टम जिसके सापेक्ष, जिसके रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ऐसी बॉडी या सिस्टम जो है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ओके, हमारे पास सबसे फेमस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र। तो ये 2 तरह के होते हैं, आपको एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये एक बता के आइए, ये एक ही बनाइए जो जनरली हम बनाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होती है। इसको नॉर्मली बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट आपको एग्जाम में डेफिनेशन और ये डायग्राम बनाना है, राइट या लेफ्ट नहीं लिखना है, ना ही आपसे कभी पूछा जाएगा। तो उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल में लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आपको अगर उसके बारे में पूछा जाए कि वो क्या होता है, तो आपको बस बताना है इट हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, यानी कि इस निर्देश तंत्र में 3 एक दूसरे के लंबवत अक्ष होती हैं, जिन्हें हम एक्स, वाई और जेड अक्ष कहते हैं। और जो ऑब्जर्वर होता है ना, जो ऑब्जर्वर होता है वो कहाँ पे खड़ा हुआ माना जाता है, वो इन एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों का जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर ये तीनों अक्ष आके मिल रही है, यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को ऑब्जर्वर माना जाता है इस निर्देश तंत्र में। ओके, दैट्स ऑल, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतने में से आपके पास सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब हम आते हैं कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पार्टिकल को बताएंगे कैसे। तो पार्टिकल को बताने का जो तरीका होता है, उसकी पोजीशन को बताने के 2 तरीके होते हैं। तो पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो 2 तरह से बताई जाती है, या तो उसके स्थिति सदिश से, यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर से, या फिर उसके निर्देशांकों से, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट से। अब पोजीशन वेक्टर अपन बताते हैं, तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम में देखिए हमारा जो पार्टिकल है वो इस जगह रखा हुआ है पॉइंट पी पर, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है। तो यहाँ पर अगर हमें इस पार्टिकल को बताना है, इसकी लोकेशन बतानी है, तो 2 तरीके थे। तो पहला अपन ने कौन सा देखा, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऑब्जर्वर जो होगा, जहां पर आपका ऑब्जर्वर खड़ा है और जहां पर आपका पॉइंट रखा हुआ है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उन दोनों को सीधा मिला दीजिए। उन दोनों को देखो मैं सीधा मिला रही हूँ रेड कलर से, और ये जो रेड कलर की लाइन होगी इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर
और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। दूसरा क्या है, दूसरा है कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या देखेंगे कि जो पॉइंट P है उस पॉइंट P से अगर हम x एक्सिस पे, उसके पॉइंट P से x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में देखो हम कैसे बनाएंगे। कोऑर्डिनेट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, the position of particle is located at point P in the coordinate system can be described by the length of the normal। length of the normal का मतलब है जो जो हम परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, अब वो लंब जो है वो पॉइंट P से डाले जाएंगे, और क्योंकि ये 3 डायमेंशन में बता रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेन पे डालेंगे। अब प्लेन कैसे बनाएंगे, यानी तल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो हमारे पास 3 एक्सिस है, हमारे पास राइट 3 एक्सिस है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस हमारे पास हो गई। तो उन तीनों से बने हुए प्लेन देखो, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन वो होता है जो एक्स और वाई दोनों के बीच में होता है। तो आपके पास एक्स इस दिशा में जा रहा है, करेक्ट, और वाई इस दिशा में जा रहा है, और आपके पास जेड इस दिशा में जा रहा है। तो 3 प्लेन कौन कौन से होंगे, एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा आपके पास, और एक आपके पास वाई जेड हो जाएगा, और एक आपके पास जेड एक्स हो जाएगा। तो जो मेरे लिए बनाने में आसान रहेगा वो रहेगा एक्स जेड तल पे मैं बनाती हूँ ना। तो आप एक्स जेड प्लेन को एक बार देखिए, एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा आपका, एक्स जेड प्लेन होगा, ये इधर एक्स जा रहा है और इधर जेड जा रहा है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये जो है ये आपका एक्स जेड प्लेन हो जाएगा पूरा। ये देखिए ये आपका प्लेन कौन सा हो जाएगा। आई होप ये आपको बिल्कुल 3 डायमेंशन में आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ये जो प्लेन होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, इस पूरे प्लेन पे एक लंब डालना है, और वो लंब शुरू कहाँ से होना चाहिए, P से होना चाहिए। तो जब P से एक लंब डालेंगे तो सीधा यहाँ आके ये देखो 90 डिग्री में मिल रहा है, करेक्ट, ये अपने लंब डाला। ये जो लंब की डिस्टेंस होगी, यानी इस लंब की जो लंबाई होगी वो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ट्रिक से देख लीजिए, एक्स जेड प्लेन पे जब आप पॉइंट P से लंब डालेंगे तो उस लंब की लंबाई क्या होगी, वाई होगी। और अगर तो इसमें ट्रिक से ये है कि जब एक्स जे डालोगे तो मिसिंग क्या है, वाई मिसिंग है, तो वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक्स वाई प्लेन पे डालोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और उसी तरह से वाई जेड पे डालोगे तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ से 3 लंब डाले गए हैं, मैं लंब डायग्राम में बता देती हूँ। यहाँ जो लंब है पीबी, वो पीबी आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये देखिए पी ए, अब आप खुद सोचिए पी ए कौन सा होना चाहिए। एक्चुअली वो किस प्लेन पे डाला गया है, इधर आपका वाई जा रहा था, इधर आपका जेड आ रहा था, तो ये प्लेन कौन सा आपके पास, वाई जेड प्लेन है, दिस वन, ये वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड पे पी से जो लंब डाला गया है पी ए है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, एक्स। इसलिए देखो इस लंब की लंबाई यहाँ पे एक्स दी हुई है। सिमिलरली आपके पास पीसी हो जाएगा, और पीसी आपके पास कौन से में डाला गया, ये पीसी देखो, ये पीसी, ये पीसी, पीसी आपके पास किस प्लेन पे डाला गया है, इस पे डाला गया है, ये वाला, ये राइट। तो इसकी लंबाई आपके पास कितनी हो जाएगी, z। तो ये जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिए, द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट P ऑन YZ प्लेन, वो आपका x कोऑर्डिनेट होगा। डायग्राम में वो PA और OL डिस्टेंस से बताया हुआ है। इसी तरह से ZX प्लेन पे y कोऑर्डिनेट होगा, PB मैंने बता दिया है। और इसी तरह से XY प्लेन से PC होगा, वो ON के बराबर होगा। अब ये OL, OM और ON कैसे आया, स्क्वायर जो होता है उस स्क्वायर में 2 भुजाएं बराबर होती है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बता देती हूँ, केवल जो पीबी है, जस्ट अ मिनट, केवल अपन पीबी को देख लेते हैं, पीबी किसके बराबर है, बाकी आप अपने हिसाब से खुद कर लीजिएगा। सो ये जो पीबी है, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जाहिर सी बात है ये किसके बराबर है, यहाँ पे अगर मैं ओ के कंपैरिजन में देखूं तो ये वाली देखो इस लेंथ की बिल्कुल बराबर हो गई, यहाँ पे ओ से लेकर इसके बराबर हो गई ना यहाँ पे। तो जो पीबी है ये देख लीजिए, यहाँ से पीबी है वो ओ एम के बराबर है, वो जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 2 तरीके हमने देखा कि पार्टिकल को लोकेट करने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर और उसके कोऑर्डिनेट्स,
निर्देशांक, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। वैसे ही रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th 12th मैथ्स में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई आरबीएसई जो भी आपका बोर्ड है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। तो हम आर में और उसमें एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड, इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स है, एकांक सदिश है, वो क्या है आपके पास, आई जे के, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि जो पीए है वो किसके बराबर था, ओएल के बराबर था, और वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट था। अगर एक्स कोऑर्डिनेट था तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं कि जो उसकी वैल्यू है, लंबाई है, वो तो एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी जो दिशा है, सॉरी उसकी जो लंबाई है उसकी वैल्यू तो कितनी है, एक्स है, पर डायरेक्शन कौन सी थी, एक्स। इसलिए हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, कोई भी सदिश होता है तो उसे आप किस तरह से लिखते हो, एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण, तो परिमाण तो आपके पास आ गया एक्स, और फिर साथ में उसका दिशा लिखते हो एकांक सदिश, तो वो आ गया आई। सिमिलरली आपके पास पीबी जो है वो ओएम के बराबर थी, वो वाई कोऑर्डिनेट है, उसे हम लिखेंगे वाई जे, और पीसी आपके पास था ओएन के बराबर, वो हो गया आपका जेड वेक्टर, और इसे आप लिख सकते हो जेड और के। आ गई बात समझ में। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल देखते हैं ओ एन बी। उस ट्राइंगल ओ एन बी में इन्होंने लिखा है कि जो ओबी है वो ओ एन और एन बी के बराबर है, ओबी जो है वो ओ एन और एन बी के बराबर है। तो वापस डायग्राम में आ जाते हैं, ओबी अभी देख लेते हैं, आप पिक्चर में देखिए ओबी कहाँ है। सिंपल सा मैथ्स है, ये देखिए ये ओ है, मैं रेड सर्कल से कर रही हूं, और ये बी है। ट्राइंगल आपको बोल रहा है कौन सा देखने को, ओ एन बी, तो एन आपके पास ये रहा, यस ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमें पता है कि ओ से हमेशा जो भी पॉइंट होता है उसकी जो दिशा होती है वो मूल बिंदु से, ओरिजिन से हमेशा दूर की तरफ होती है, तो ये वेक्टर इधर जाएगा और ये वेक्टर आपका इधर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो आपका हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है। तो ओबी जो है वो आपका सदिश में ये त्रिभुज है मान लीजिए, तो आप जानते हो अगर ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, और ये वेक्टर इधर है, सो दिस इज मान लीजिए ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ट्राइंगल लॉ से आप जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आप ओ से एन तक आए, फिर एन से बी तक गए, और फिर ये इधर आ रहा है, तो ट्राइंगल लॉ से देखो क्या होगा, ओ एन प्लस एन बी, ये किसके बराबर होगा, ओबी के बराबर होगा। तो ये इस ट्राइंगल में हमने देख लिया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो ये इक्वेशन हमारी क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ओबी को एज इट इज रहने देंगे, ऊपर से आप देख लीजिएगा बैक वीडियो जाके, ओएन जो था हमारा जेड कोऑर्डिनेट था, एन बी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, जेड को हमने सदिश रूप में जेड के कैप और इसको एक्स आई कैप लिख दिया, ठीक है। और बीपी हमारा पहले से जो था वो वाई था, और इसको हम लिख दें, ये ऊपर से लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे ट्राइंगल ओ बी पी। अब हम वापस डायग्राम में चलते हैं और ओ बी पी में देखते हैं, ठीक है। तो ये फिर से हम ट्राइंगल में आ गए, और हमें जो ट्राइंगल डायग्राम में आ गए ओ पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर लेते हैं ब्लू ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस बार हमें देखना है ओ बी एंड पी। अब आप इसको 3 डायमेंशन में अगर विजुलाइज करेंगे तो ये आपका बनेगा कर्ण, हाइपोटेनियस। सो दिस वेक्टर, और इधर से आप ऐसे आओगे और फिर ऊपर जाओगे, तो इस डायग्राम में आपका, आप ओ से बी तक चले, फिर बी से आप इधर गए, और आप यहां से ऐसे आए, तो आपको मिलेगा जो ओबी है प्लस, फिर बी से कहां गए, पी तक, बीपी, और ये किसके बराबर मिलेगा आपको, जो आपका ट्राइंगल का कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ओपी। तो ये ओबी प्लस बीपी इज इक्वल्स टू ओपी। तो देख लेते हैं यही लिखा हुआ है क्या, यस ये देख लीजिए, ओपी इज इक्वल्स टू ओबी प्लस बीपी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओबी की वैल्यू आप यहाँ से रखिए, ये रहा ओबी की वैल्यू, ओबी की वैल्यू जो है वो निकाल के आप यहाँ पे रखिए, और बीपी की वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे रखिए, ये देखिए ये यहाँ पे रख दी। तो ओबी की वैल्यू कितनी है, ये रही, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और ओपी जो है हमने शुरू में कह दिया था वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो ये आर कैप। तो ये होता है रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक्चुअली क्या निकालना था, पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकालना था। तो पोजीशन आपकी हो गई आर, और कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपने देखा होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रूट करके
एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, दैट्स इट। ये हमने क्या किया था, ये आपका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, एक जगह ही था। तो जब एक जगह था तो हमने इस तरह से निकाल लिया उसकी पोजीशन। लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन जो है वो कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अब तक जो हमने पढ़ा है उससे आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, आपका सवाल बनेगा कि कोई पार्टिकल किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसकी स्थिति और निर्देशांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तब आपको वो डायग्राम बनाना है और वो डेरिवेशन करना है जो हमने अभी किया। ओके, स्थिर अवस्था में है ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर स्थिर नहीं है, मूव कर रहा है तो क्या होगा। सो इफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजिशन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, यानी इस पहले पार्टिकल P1 पे था और फिर P2 पे आ गया। तो डायग्राम में देखिए, ये रहा पहले पार्टिकल P1 पे था और फिर वो P2 की तरफ चला। P2 की तरफ चलने की वजह से हमने तीर का निशान इधर लिया है, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल P1 पे था तब उसकी पोजीशन वेक्टर R1 थी, तो वो O से दूर की तरफ होगी। और जब वो P2 पे है तो उसकी पोजीशन मान लीजिए R2 है, तो O से हमने उसको थोड़ा सा दूर की तरफ दे दिया। अब इस ट्राइंगल में आप क्या लगाएंगे, वेक्टर ट्राइंगल लो, सदिश त्रिभुज नियम, वो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल में OP1 P2 में मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल मिलेगा OP1, ये आप थोड़ा सा वेक्टर देख लीजिएगा 11-12 का, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू OP2 वेक्टर। क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे होते हो ना, इस दिशा में वेक्टर है, फिर इस दिशा में वेक्टर है, तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि इधर वाला जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है, ऑपोजिट वाला बराबर के उधर जाता है। अब आपका यहाँ से P1 P2 निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, OP2 माइनस OP1, और OP2 कितना आपका R2 वेक्टर और OP1 आपका कितना है R1 वेक्टर। तो ये देखिए यहाँ पे आपको P1 P2 जो है वो क्या मिल गया, R2 माइनस R1। ठीक है, जहां पर आपकी जो R1 पोजीशन है वो किस टाइम पे थी, T1 पोजीशन पे थी, और R2 किस टाइम पे थी, T2 पोजीशन पे थी। आई होप दैट इज क्लियर। अब पार्टिकल का टाइम इंटरवल कितना लगा, P1 से P2 तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। तो सपोज इस T2 माइनस T1 को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा T, और इस डेल्टा T समय में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, R2 माइनस R1। तो सपोज हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा R। अब मान लीजिए उसका यहाँ पर डेल्टा T टाइम में कितना हुआ परिवर्तन पोजीशन में, डेल्टा आर, मतलब इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपने 11-12 में पढ़ा होगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और इसमें हम अगर लिमिट लगाते हैं कि डेल्टा टी जो है वो टेंस टू 0, यानी समय जो है वो बहुत ही कम अंतराल का लिया जाता है, तो उस कंडीशन में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, डी आर अपॉन डी टी। और ये डी आर बाई डी टी जो है इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जब इस पे अप्लाई होगा तो इस लिमिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी आर बाई डी टी से। और ये आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। फाइन, सेम चीज हमें करनी है। अगर मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, सो T1 टाइप पे उसकी वेलोसिटी V1 है और T2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी V2 है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, V2 माइनस V1, उसे हम डेल्टा V कह देंगे। टाइम इंटरवल कितना हुआ, T2 माइनस T1, उसे डेल्टा T कह देंगे। इस बार हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा डेल V बाय डेल T, और हम लिमिट वही सेम लगाएंगे। अगर लिमिट लगा देते हैं तो डेल्टा यहाँ पर V आएगा, मिसप्रिंट हो गया, तो उसे हम लिख देंगे dv बाई dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है, वेग के परिवर्तन, वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर जो होती है, उसे आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, आपने देखा कि a जो है वो dv बाई dt है, तो d बाई डी टी एज इट इज रहने दो, और जो वेलोसिटी है उसको अभी अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं, dr बाई डी टी। तो इसके टर्म में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये d बाई डी टी और ये r आएगा यहाँ पे dr बाई डी टी, तो ये हो जाएगा d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि आपने 11-12 में पढ़ा है। ये कुछ भी नया नहीं है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। जो नई चीज है वो आपके पास अब यहाँ से शुरू होती है। ओके, सो जो हमने पढ़ा है उसमें से मैं आपको पॉसिबल क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहला सवाल आपके पास ये आ सकता है,
डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा सवाल आपके पास आ सकता है कि किसी एक निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल दीजिए या उसके बारे में डेफिनेशन दीजिए। तो वो आपको बताना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देश तंत्र, और उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि 3 एक्सिस होती है, एक दूसरे से लंबवत होती है, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा ऑब्जर्वर होता है। उसके अलावा आपके पास सवाल बनेगा कि यदि कोई पार्टिकल स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी है, तो उसकी जो पोजीशन है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी उसकी स्थिति और निर्देशांकों के बीच में रिलेशन निकालिए। बस इतना ही सवाल बन सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पे आते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप का होता है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ेंगे वो 2 टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में बता देती हूँ, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो हिंदी मीडियम की बुक लेके बैठें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो मैं ट्रांसलेशन के लिए वर्ड बोल रही हूँ वो आपको आपकी बुक में एज इट इज लिखे हुए मिल जाएंगे। मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो सेटिंग्स में जाके आप जो है वीडियो की स्पीड को 0.75 या 0.5 कर देंगे तो वो स्लो हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो को ज्यादा डेटा वाइज ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए थोड़ा सा स्पीड जा रहा है, आप उसे कम कर सकते हैं, फैसिलिटी है यूट्यूब में। चलिए, सबसे पहले आपके पास आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर बार, ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन जाहिर सी बात है मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, if in a given system a free object does not experience any acceleration and the motion of the object appears to be non-accelerated, the system is called inertial frame of reference। सीधा सा लैंग्वेज में बताती हूँ, आप ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें मैं मूल बिंदु पर खड़ी हूं क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, और अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है, न्यूटन के नियम से हम जानते हैं एम ए क्या होता है, अगर उस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊं तो उसका मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एफ जीरो होने पे क्या होना पड़ेगा, उसके एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, त्वरण को जीरो होना पड़ेगा। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें एक्सटर्नल फोर्स या बल जीरो होने पर उसका त्वरण भी जीरो हो जाए, ऐसा जो निर्देश तंत्र होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम हमेशा वैलिड होते हैं, क्योंकि ये न्यूटन का ही तो नियम था दूसरा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ जीरो होने पर एफ जीरो हो रहा है। तो कुल मिला के आपको जरूरी नहीं है आप बुकिश लैंग्वेज लिखें, आप अपनी भाषा में भी लिखेंगे कि बल का मान जीरो होने पर अगर त्वरण का मान जीरो हो जाए तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले थोड़ा और सिंप्लीफाइड लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, इफ द अप्लाइड फोर्स on the particle is zero and the acceleration of the body appears to be zero, then the frame of reference is called inertial frame of reference। मैंने जो हिंदी में अभी सिंप्लीफाइड वर्जन बोला, मैंने बस उसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। सो इंग्लिश मीडियम वाले अगर अब इसको पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। देखो, इफ इन अ गिवन सिस्टम यानी किसी गिवन सिस्टम में कोई फ्री ऑब्जेक्ट does not experience any acceleration यानी किसी तरह का त्वरण महसूस नहीं करती है, and the motion of the object, और उस ऑब्जेक्ट की गति appears to be non accelerated बिना त्वरण के प्रतीत होती है, अत्वरित प्रतीत होती है, तो द सिस्टम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे सिस्टम को या निकाय को हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में यही करना है कि लेट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो जो ये एफ है जिसका हमने अभी अभी देखा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ए का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ये जीरो होगा, और इससे एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे जीरो आएगा। और ऐसे में क्या होता है,
एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा, तो v को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि a आपका क्या होता है, dv/dt होता है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये, और आप जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का अगर पहला अवकलन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहां से आपको क्या मिला, v कांस्टेंट। इसका मतलब जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसका एक हमें फीचर पता चला है, कैरेक्टरिस्टिक पता चली है कि ऐसे निर्देश तंत्र में जो भी पार्टिकल होगा वो या तो स्थिर हो सकता है या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली इन सच ए फ्रेम, यानी ऐसे फ्रेम में द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे स्थिति में आपका अगर आप बल नहीं लगाते हो तो पार्टिकल नियत वेग से गति करेगा, और ये हम जानते हैं न्यूटन का पहला नियम है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑलवेज होल्ड्स गुड, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, बॉडी अगर किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर हम उस पर कोई जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसका वेग चेंज नहीं होगा, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो यानी कि न्यूटन का पहला नियम वैलिड और न्यूटन का सेकंड नियम हमने वैलिड कर दिया, F=ma, ठीक है। तो ऐसा निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम जो हमेशा वैलिड होते हैं। आपसे इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो आपको एग्जांपल में ये देना है, ये For example, if a bus or train moves with a uniform velocity, no matter how large it is, the passenger does not experience any acceleration or force. इसका मतलब है कि अगर हम मान लीजिए किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन यूजुअली क्या होती है, कांस्टेंट उससे वेलोसिटी से काफी लंबी दूरी तय करती है। कार में तो ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कार में स्पीड को हाईवे पे अपन रखते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई बार बार ब्रेक दबाता है तो हमें धक्का लगता है। धक्का क्यों लगता है? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन चेंज होता है। लेकिन अगर आपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे कार को डाल दिया है, आजकल ऑटोमेटिक कार आती है, हाईवे पे उसकी स्पीड आप कांस्टेंट कर दो, सपोज 40 किलोमीटर पर सेकंड आपने उसका कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, जो भी है, सॉरी पर सेकंड हो ज्यादा हो जाता, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो वो जो है, अगर कार उसी हाईवे पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, तो जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे या जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, आप आराम से बैठे हो, आपको किसी तरह का धक्का महसूस नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है। सो इफ अ बस और ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो कितनी भी बड़ी हो, पैसेंजर को अंदर कोई एक्सेलरेशन या फोर्स महसूस नहीं होता है, मतलब धक्का नहीं लगता है। हेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर, यानी कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, जैसे हमारी ट्रेन है, या तो वो रेस्ट पे रहेगी तब हमें अंदर धक्का नहीं लगेगा, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तब भी हमें धक्का नहीं लगेगा। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित विद एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता, तो एग्जांपल में ये आ गया। दूसरा सवाल आपके पास यहां से ये बनेगा, सिद्ध कीजिए कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो या तो स्थिर रहेगा या नियत वेग से गति करेगा, यानी कि प्रूव दैट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस either is stationary or moves with a constant velocity। तब भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो शुरू से बताया गया है यहां से आप लिखिएगा और ये पूरा एंड तक थ्योरी 2-3 इक्वेशन ये लिख दीजिएगा, दैट्स इट। सेकंड पे आते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल का मतलब होता है अजड़त्वीय, तो ये जड़त्वीय का बिल्कुल उल्टा होगा, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें अगर आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ तो भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आएगा। सिंपल सी चीज है, पहले का बिल्कुल ऑपोजिट करना है। अगर हमारे रेफरेंस फ्रेम में हम, मतलब ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बावजूद बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है, एग्जाम्पल देंगे अपन, उसके बावजूद बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सो पढ़ते हैं डेफिनेशन, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अबाउट विच, यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसके अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की गति, अपीयर्स टू बी एक्सेलरेटेड, त्वरण के साथ दिखाई देती है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी। और ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, अ पैसेंजर इन अ बस और ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग। पहले आपने ऊपर वाले केस में क्या लिया था?
ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन अब ट्रेन ऐसा है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर ट्रेन में एक्सेलरेशन आएगा या बस में एक्सेलरेशन आएगा तो आपको या तो पुश बैकवर्ड्स मिलेगा, जबकि कोई जो फोर्स है वो अंदर पैसेंजर पे अप्लाई नहीं हो रहा है। समझिए, मैं कार में बैठी हूँ, पीछे की सीट पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन अगर वो ड्राइवर जो है एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन का मतलब उसको केवल वेलोसिटी चेंज करनी है। पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा था, सडनली उसने स्पीड बढ़ाई, सडनली उसने 50 पे डाल दिया, तो मुझे क्या लगेगा? धक्का लगेगा। अब किसी ने आके मुझे पर्सनली धक्का तो नहीं दिया है, किसी ने मेरी बॉडी को टच नहीं किया है, तो ऑल दो, यानी हालांकि डायरेक्टली मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है, लेकिन उस कार के एक्सेलरेशन की वजह से, उस कार के ब्रेक की वजह से या कार के एक्सेलरेटर की वजह से मेरे को फोर्स फील हुआ। तो ऐसा जो निर्देश तंत्र होगा, यानी अब जो मेरी कार या ट्रेन होगी वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ओके, तो कंसीडर अ नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको ऊपर जब एस लिखा होगा इसको आप डैश नहीं बोलेंगे, मैं इसको बोलूंगी एस प्राइम। ओके, इसको बोलते हैं एस प्राइम। ओके, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है एस प्राइम। जाहिर सी बात है, अगर हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है तो वो मूव ही करेगा, जैसे कार है, मैं अंदर अगर कार मूव नहीं करेगी तो मुझे जाहिर सी बात है कोई धक्का नहीं लगेगा, तो वो तो इनर्शियल हो जाएगा। हमें क्या करना है? नॉन इनर्शियल बनाना है, और क्योंकि हमें नॉन इनर्शियल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। सो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम, और वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? एफ नॉट। ओके, वो एफ नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और किसके सापेक्ष मूव कर रहा है? किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष मूव कर रहा है, जो कि एस, सिंपल एस, यानी कि सिंपल एस तो हमारा एक जगह रखा हुआ है, हम स्थिर मान लेते हैं। हालांकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इनर्शियल फ्रेम है वो या तो स्थिर हो सकता है या वो नियत वेग से गति करेगा, पर हम हमारे कन्वीनियंस के लिए फिलहाल वाले केस में उसको स्थिर मान लेते हैं। तो एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एस, और दूसरा हमारा हो गया एस प्राइम, और इस s के सापेक्ष जो s प्राइम है वो मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से? f नॉट। ये इस लाइन का मतलब है। अब एनी पार्टिकल विच इज एट रेस्ट इन s, अब पार्टिकल सपोज रखा हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल रख दिया हमने p, ये p पार्टिकल आपका, तो ऑब्जर्वर यहाँ वाला जो है s के सापेक्ष, तो ये पार्टिकल हमेशा क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। तो सॉरी, एनी पार्टिकल विच इज एट रेस्ट इन एस, हाँ, जो एस के एस वाला ऑब्जर्वर को पूछेंगे कि भाई पार्टिकल की क्या कंडीशन है, लोकेशन बताइए, तो वो एस कहेगा कि एक जगह रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, एक जगह रखा हुआ बोलेगा। अब पूछेंगे एस प्राइम वाले को कि तुम बताओ पार्टिकल पी जो है क्या स्थिर अवस्था में है, तो जो एस प्राइम है वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, उसके पास एक्सेलरेशन है, पर उसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस का एफ नोट होगा, माइनस का एफ नोट होगा, किसमें होगा? एस प्राइम में। अब ये समझिए, ट्रेन में मैं जा रही हूँ, ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है एफ नोट, मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूँ, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे कोई दुकान है या दूसरा कोई बॉल रखी हुई है, तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है उसको एस मान लीजिए, और जो ट्रेन है वो आगे जा रही है एफ नोट से। अगर ट्रेन एफ नोट से आगे जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा ना, तो ट्रेन जितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगी वो ऑब्जेक्ट उतने ही एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो कहेगा कि नहीं, जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, पर मैं कहूंगी कि नहीं, बॉडी रेस्ट पे नहीं है, वो माइनस एफ नोट एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रही है। राइट, सो ऐसा है। अब मान लीजिए अभी तो हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, तब एस और एस प्राइम वाले झगड़ा कर रहे थे, एस वाला बोल रहा था कि जीरो एक्सेलरेशन है, एस प्राइम वाला बोल रहा था कि नहीं पीछे जा रहा है माइनस एफ नोट से, क्योंकि हम जब आगे जाते हैं तो पीछे चीजें जाती हुई दिखाई देती है। अगर मान लीजिए वो जो बॉडी हम बोल रहे हैं, जो पार्टिकल हमारा, वो खुद भी मूव कर रहा है, उसके पास अपना ही एक्सेलरेशन है, राइट, तो अगर उसके पास खुद का एक्सेलरेशन है, मान लीजिए वो कितना है? एक्चुअल एक्सेलरेशन, उसका रियल एक्सेलरेशन, जो कि किसको दिखाई देगा? एस वाले को भी दिखाई देगा। तो एस वाला बोलेगा कि इस पार्टिकल के पास F1 एक्सेलरेशन है, लेकिन जो एस प्राइम वाला है वो बोलेगा कि देखो भाई, F1 तो उसके पास ओरिजिनल है, उसको मान लेते हैं,
और जो मुझे दिखाई दे रहा था पहले से वो कितना है एफ नॉट। क्यों? क्योंकि ये खुद एफ नॉट से जा रहा था। तो अब उसका जो रियल मतलब एस प्राइम में जो ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन होगा एस प्राइम वाले को कितना दिखाई देगा, वो उसको दिखाई देगा एफ प्राइम, और उसको हम बोलते हैं f1 माइनस एफ नोट। f1 उसका रियल एक्सेलरेशन है और एफ नोट उसको किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, एस प्राइम के एफ नोट एक्सेलरेशन की वजह से। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई, राइट। तो उसके पास इतना ही दिखाई देगा। नाउ हेंस द अपेरेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑब्जर्व, ये एक मिनट, यहाँ पर मिस टाइप बहुत ही गलत करते हैं। इनर्शियल फ्रेम विल हैव एन एपेरेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे एस प्राइम आएगा, ठीक है। तो एपेरेंट फोर्स, इसको हम बोलेंगे एपेरेंट फोर्स। एपेरेंट फोर्स को हिंदी में आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता है एपेरेंट फोर्स को क्या बोलते हैं। तो जो पार्टिकल का एस प्राइम में होगा फोर्स कितना होगा, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है और फोर्स निकालना है तो उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मास से। तो उसका आपने निकाला ये एफ प्राइम है तो इसको एम से कर दो, इसको एम से कर दो, इसको एम से कर दो। तो ये जो एफ प्राइम है किस में दिखाई दे रहा है, ये एस प्राइम में। कितना होगा, एम एफ प्राइम होगा, और ये हो जाएगा एम एफ वन माइनस एफ नोट। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा, ये इसको बोल देते हैं अपन एफ वन और इसको बोल देते हैं अपन एफ नोट। यानी कि जो आपका एफ वन है वो तो है एम एफ वन, और जो आपका एफ नोट है वो आपका कितना है, माइनस का एम एफ नोट। आ गई बात समझ में। अब हमें बताना है कौन कौन से फोर्स का क्या क्या नाम है। जो F1 है वो तो एक्चुअल फोर्स है, तो वो किस में दिखाई देगा, S में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो जब F1 जीरो होगा, तो F1 अगर जीरो होगा क्योंकि वो रियल फोर्स है, तो पार्टिकल जो है वो इनर्शियल फ्रेम में क्या रहेगा, फ्री रहेगा, जाहिर सी बात है। और केवल कितना फोर्स फील होगा अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, तो आपका एक्चुअल फोर्स वो जो S प्राइम है नॉन इनर्शियल है उसमें कितना आ जाएगा, एफ नोट आ जाएगा, मतलब माइनस एफ नोट, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल माइनस का एफ नोट बचेगा। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, इतना ही काफी है। बात की लाइनें आप पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना क्या है, अच्छा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में मैं बता देती हूँ, आपके पास में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास आएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो सीधा हम उस पर चले जाते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ दो, गैलीलियन पे आ जाते हैं अपन। तो अरे गैलीलियन से पहले चलो पढ़ लेते हैं, गैलीलियन समझ में नहीं आएगा, चलो पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को भी। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि देखिए आपके पास दो रेफरेंस फ्रेम है एस और एस प्राइम, ठीक है। कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब एस और एस प्राइम वाला जो ऑब्जर्वर होगा वो झगड़ा करेगा, ये बोलेगा कि नहीं इसकी ये तो इसकी लोकेशन ये है, एस प्राइम वाले बोलेगा कि नहीं इसकी लोकेशन जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तो झगड़ा हटाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के निर्देशांकों में, मतलब एस बोलेगा कि इसकी लोकेशन है एक्स वाई जेड और एस प्राइम बोल रहा है कि नहीं लोकेशन है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो झगड़ा खत्म करने के लिए अगर एक्स वाई जेड और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड में आपस में एक दूसरे से ट्रांसफर होने के लिए रिलेशन मिल जाए, इनमें अगर आपस में कोई रिश्ता निकाल लिया जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बस वो जो रिश्ता निकालेंगे इन दोनों के बीच में उसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये आपको सारी जो थ्योरी है वो नहीं पढ़नी है, हम सीधे चल देंगे इसकी डेफिनेशन पे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण होती है वो क्या होती है। तो यहां से बोल्ड लेटर में देखिए द इक्वेशंस, यानी वो समीकरण डिस्क्राइबिंग द रिलेशन, जो कि संबंध को बताते हैं। संबंध किस किस के बीच में, बिटवीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम इवेंट, सेम घटना के ऑब्जर्वेशंस, लेकिन उस घटना को दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में लिया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। इन संबंधों को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। So the equations describing the relation between the observations of the same event taken in two different reference frames are called transformation equation। हिंदी में अगर बताऊं तो हम कह सकते हैं रूपांतरण समीकरण जो है वो क्या होते हैं, ये वो समीकरण होते हैं जो कि दो अलग अलग निर्देश तंत्रों के सापेक्ष एक ही घटना के बारे में बताए गए जो संबंध होते हैं
उनको इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही वाहियात था, बट हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो भावना समझ में आनी चाहिए आपको मेरी, और डेरिवेशन से अपन प्रूव कर देंगे। तो थोड़ा सा डायग्राम को समझा देती हूँ मैं आपको। डायग्राम में देखिए, आपको एक रेफरेंस में पार्टिकल आपका रखा हुआ है पी पर। पार्टिकल आपका कहाँ है? पी पर। इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? ओ पर। नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? ओ प्राइम पर। तो ओ वाले को पूछो कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वो बोलेगा कि ओ से पी तक को मिला दो। मिला दिया और उसने बोला इसको नाम दे दो आर वेक्टर। ओ प्राइम वाले को पूछा कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो उसने बोला नहीं नहीं आर तो नहीं है, कुछ अलग डिस्टेंस है। अब कुछ अलग डिस्टेंस है तो नया नाम दे देते हैं, तो उसको नाम दे दिया आर प्राइम वेक्टर। और क्योंकि ये जो एस प्राइम है ये एस के सापेक्ष अलग लोकेशन पे है, तो इन दोनों के बीच में भी आपस में दूरी है, तो आपका ओ और ओ प्राइम दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हम बता देते हैं कितना, मान लीजिए आर नॉट। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बनाती हूँ। देखिए आपके पास इस तरह का एक ट्राइंगल बना है। अब आप बताइए, ध्यान रखिए, ये वेक्टर हमेशा ओ से दूर जाएगा और ओ प्राइम वाला भी ओ से दूर जाएगा, और जो एस प्राइम है वो एस के सापेक्ष गतिशील है, तो इसलिए वेक्टर आपका इधर होगा। तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, और ये वेक्टर आपका इधर जा रहा है। यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है ओ प्राइम, और यहाँ पे है पी। तो इसमें वेक्टर ट्राइंगल लो लगाइए, त्रिभुज सदिश नियम लगाइए। तो ये आपका आर है, ये आपका आर प्राइम है, और ये आपका आर नोट है। अब मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ट्राइंगल लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको रिलेशन मिलेगा ये आर प्राइम आपका जो है वो आपको मिलेगा आर माइनस आर नोट। कैसे आया वो आप खुद सोचिए, क्योंकि त्रिभुज का सदिश नियम मैं ऊपर समझा चुकी हूँ। तो ये आपका ध्यान रखना, ये रूपांतरण समीकरण होगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। ये स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये हम ऐसे रेफरेंस के लिए, रेफरेंस फ्रेम के लिए ज्ञात कर रहे हैं जो सिर्फ आपस में कुछ दूरी से दूर रखे हुए हैं। तो कितनी दूरी से दूर रखे हुए थे? आर नोट दूरी से। तो उनकी जो पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन है यानी स्थिति का रूपांतरण है वो इक्वेशन नंबर 1 में हो गया। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल मूव कर रहा होता, पार्टिकल मूव कर रहा है, ध्यान रखिए एस भी एक जगह रखा हुआ है, और जो आपका एस प्राइम है वो आपके पास मान लीजिए कांस्टेंट है, मतलब दोनों के जो बीच की दूरी है आर नोट है, अगर वो कांस्टेंट है तो इसी इक्वेशन का टी के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। तो डी आर प्राइम बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर नोट बाई डी टी। अब अगर मान लीजिए आर नोट कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है डी आर नोट बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। अब प्राइम वाला जो है उस हमें पता है डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये हमें मिल गया, ये वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। और यहाँ पे हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, u प्राइम इज इक्वल्स टू यू। यू प्राइम क्या है? यू प्राइम क्या है? एस प्राइम के सापेक्ष पार्टिकल की वेलोसिटी, और u क्या है? s के सापेक्ष पार्टिकल की वेलोसिटी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से इस समीकरण का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए। तो du प्राइम क्या आ जाएगा? आपका a प्राइम आ जाएगा, और du क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो आपके पास यानी कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी डिफरेंट। देखो आपके पास u प्राइम इज इक्वल्स टू यू आया है, a प्राइम इज इक्वल्स टू a आया है, लेकिन आपके पास r प्राइम और r इक्वल नहीं आए हैं। ये देखिए नहीं आए थे ना इक्वेशन 1 में, देखिए समीकरण 1 देखिए, r प्राइम और r बराबर नहीं आए हैं। तो आपके पास एक रिजल्ट क्या आता है कि हेंस ऐसे सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में? जब दो निर्देश तंत्र हैं, एक इनर्शियल है एक नॉन इनर्शियल है, और दोनों एक नियत दूरी से सेपरेटेड हैं। नियत दूरी कितनी हो जाएगी? आर नोट हो जाएगी। नियत दूरी से सेपरेटेड हैं, ऐसे स्थिति में जो पार्टिकल है उसकी स्थिति समान नहीं होगी दोनों निर्देश तंत्रों में, लेकिन उसका वेग और उसका त्वरण समान होगा। सो द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ये विल आएगा यहाँ, will be different in displaced reference frame s prime, but the velocity and the acceleration will remain same. I hope it is clear to you. ठीक है, अब हम सेकेंड केस क्या करते हैं। मान लीजिए पहले तो आपने बोला था कि r नोट कांस्टेंट है, अगर ये r नोट कांस्टेंट नहीं हो
तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए, तो इस बार आपका जो s है, क्योंकि वो तो इनर्शियल है और इसको हम क्या मानेंगे, रेस्ट पे ही मानेंगे, तो यहाँ पे जो s प्राइम है वो इस बार मान लीजिए चल रहा है आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस बार वो स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, v वेलोसिटी से कांस्टेंट पे चल रहा है। तो हमने सबसे पहले दोनों को देखा t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे मान लीजिए स्थिति थी कि आपका s यहां रखा हुआ था और s को भी इसी के ऊपर डाल दो। क्या करना है, s को भी हम इसी के ऊपर डाल देते हैं, तो मैं s को भी इसी के ऊपर डाल देती हूँ। s और s प्राइम दोनों यहीं पे है, यानी कि o भी यहीं पे है, o प्राइम भी यहीं पे है, और स्थिति कहाँ है, t बराबर 0 पर। अब जैसे जैसे समय बीता, मान लीजिए t समय बीता, तो जो s प्राइम है, क्योंकि वो क्या है, v वेग से गतिशील है, अगर वो v से वेग से गतिशील है तो जाहिर सी बात है जब हम t समय बाद देखेंगे तो वो थोड़ी दूरी पर पहुंच जाएगा ना, तो वो पहुंच गया s प्राइम, यहां पर आ गया। तो अब आपका s तो यहीं रह गया और s प्राइम आपका यहां आ गया, तो o प्राइम आपका यहां पहुंच गया। ओके, तो यहां से यहां तक इसको मिलाएंगे तो t टाइम पर, अब आप मुझे खुद बताइए, 8th क्लास में पढ़ते हैं अपन, अगर v वेग से t समय तक कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो कितनी दूरी तय कर लेता है, vt दूरी तय कर लेता है। तो ये जो दूरी होगी वो इस बार आपके पास क्या होगी, vt दूरी होगी। और पिछले वाले केस में ये दूरी कितनी थी, r0 थी, r0 फिक्स था, लेकिन इस बार ये फिक्स नहीं है। तो बस हमें पिछले वाले केस में r0 की जगह क्या रखना है, vt रखना है। तो ये देख लीजिए, तो r प्राइम जो है पिछली बार कितना था, r माइनस r0 था, अब r0 की जगह हमने क्या रख दिया, vt रख दिया। ओके, तो ये जो v है हमारे पास ये हो गया। वेलोसिटी करने के लिए क्या निकालेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो r प्राइम का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, u प्राइम, और इस r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी u प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, इसका d r प्राइम बाई dt होगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, dr प्राइम बाई dt हो जाएगा, इस r का डिफरेंशिएशन dr बाई dt। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये यहाँ पर ये चीज कर रहा है, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये r इज इक्वल्स टू हमें मिल गया, r प्राइम इज इक्वल्स टू r माइनस r0, तो हमें मिलेगा dr प्राइम अपॉन dt इज इक्वल्स टू dr बाई dt माइनस dr0 बाई dt। ठीक है, तो dr बाई dt हमारा हो गया u प्राइम, dr बाई dt हमारा हो गया u माइनस d बाई dt, और r0 हमारा कितना था, vt था, तो u प्राइम इज इक्वल्स टू u माइनस t का 1 हो जाएगा, सिंपली कितना बच जाएगा हमारे पास u, तो u प्राइम इज इक्वल्स टू u माइनस v बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए u प्राइम इज इक्वल्स टू u माइनस v। इसका मतलब इस केस में आपकी r प्राइम जो है वो भी r के बराबर नहीं है, आपका u प्राइम जो है वो भी u के बराबर नहीं है। पिछले वाले केस में सिर्फ पोजीशन बराबर नहीं थी, वेलोसिटी बराबर थी, एक्सेलरेशन बराबर था। इस केस में पोजीशन बराबर नहीं है, वेलोसिटी बराबर नहीं है। अब एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, ओके एक्सेलरेशन हमारा हो रहा है, ये आपको क्या मिला है, u प्राइम इज इक्वल्स टू u माइनस v, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां से मिल जाएगा a प्राइम इज इक्वल्स टू a माइनस, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, dv बाई dt करना पड़ेगा, पर हमने इस v को क्या माना था, कांस्टेंट माना था, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, a प्राइम इज इक्वल्स टू a। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर। तो इस कंडीशन में रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो गया कि इस बार पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये कहा जाएगा ना कि रूपांतरण समीकरण निकालिए, तो आपको केस दिया जाएगा कि अगर जो दोनों निर्देश तंत्र है या जो दोनों रेफरेंस फ्रेम है वो एक नियत दूरी से डिस्प्लेस्ड हो तब निकालिए, तो फर्स्ट वाला केस करना है। और अगर आपसे कोई कहे कि दो निर्देश तंत्र है जो कि पहले एक बिंदु पे केंद्रित थे, लेकिन जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो नियत वेग से पहले वाले के सापेक्ष चल रहा है, तब निकालिए। तो दोनों ही केस हमने स्टडी कर लिए। अब तीसरा केस हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ, टिल्टेड।
ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट ये हम इसीलिए हम इसको पहले 2D में करेंगे, 2D से फिर हम 3D में जनरलाइज कर देंगे। तो इस बार आपके पास देखिए, ये जो है S, यानी ये जो निर्देश तंत्र है वो आपके पास है S, जो कि हमारा स्थिर अवस्था में है, और ये जो दूसरा निर्देश तंत्र है S प्राइम, ये हमारे पास क्या हो रहा है, S के सापेक्ष रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। अब जब घूम रहा है तो उस वक्त इन दोनों का जो केंद्रित बिंदु है, यानी एक ही बिंदु पे इनका मूल बिंदु रहेगा, दोनों का ओरिजिन जो है वो सेम पॉइंट पे रहेगा। सेम पॉइंट पे पकड़ के भी तो घुमाया जा सकता है, तो एक आप फिक्स कर लीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपने फिक्स कर रखा है और दूसरे को आप घुमाते जा रहे हो। अब घुमाते वक्त क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो हमें दो शर्तें रखनी है। एक तो दोनों का मूल बिंदु हमेशा सेम रहेगा, और एक जो है सिर्फ x और y एक्सिस घूमेंगे, z नहीं घूमेगा। तो z एक्सिस को देखिए डायग्राम में घुमाया नहीं गया है। अब अगर आप इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिस रूम में बैठे हैं, आप उस रूम में एक दीवार को देखिए, और उस दीवार के जो दो अक्ष हैं, उस दीवार की जो वर्टिकल लाइन है उसको x मान लीजिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे फर्श पे उसको आप y मान लीजिए, और जो तीसरी लाइन है कॉर्नर जो है आपका, उसको आप मूल बिंदु मान लीजिए, और जो तीसरी अक्ष बची है उसको z मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, केवल वो दीवार जिसपे आपने x और y अक्ष मानी है उस दीवार को घुमाइए। अगर आप उस दीवार को घुमा रहे हैं तो जो तीसरा कॉर्नर है, तीसरी भुजा है, तीसरी अक्ष है, वो घूमे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे 3 डायमेंशन में नहीं बता सकती हूँ, बट आप अपने रूम में ये चीज विजुअलाइज कीजिए कि केवल एक दीवार को घुमाया जा सकता है बाकी दीवारों को स्थिर रखते हुए। तो जिस दीवार को आप घुमा रहे हो उस दीवार पे आपकी दो अक्षें आ जाती है, वो x और y है, और जो बाकी आपकी तीसरी आ रही है वो आपकी z हो गई। तो हम सिर्फ x को मानेंगे और y को मानेंगे। तो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे ये साथ में थे, किसी टाइम t पर हमने देखा तो उसका एंगल कितना बन गया, थीटा, डायग्राम में दिख रहा होगा। तो जो x है उसके सापेक्ष x प्राइम थीटा पे चला गया, और y से जो y प्राइम है वो भी कितना चला गया, थीटा पे चला गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर करना है, और इस डायग्राम से आप पुराने और नए कोऑर्डिनेट जो है वो समझने हैं। तो आपको पता है कि x और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जब आपके पास ये x है और ये y है, अगर मैं आपसे बोलूं बिंदु P है, और अगर इसका कोऑर्डिनेट है x और y, तो x क्या होता है, P से y पे डाले गए लंब की लंबाई, वो x कोऑर्डिनेट होता है क्योंकि ये x होता है, राइट। ठीक है, और P से अगर x पे लंब डालोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो उसी तरह से अब अगर आपके पास x प्राइम यहाँ है, ठीक है, और आपके पास y प्राइम यहाँ है, बिंदु P तो अभी भी वहीं पे ही है, करेक्ट। तो बिंदु P से यहाँ पर लंब डालोगे तो ये y प्राइम हो जाएगा, यहाँ पर लंब डालोगे तो ये x प्राइम हो जाएगा। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को मिक्स करके बनाना है, और मिक्स करके आपको डायग्राम मिलेगा कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा ले लेती हूँ ब्लू, ठीक है, जिससे समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए बिंदु P आपका यहाँ है, तो बिंदु P से सबसे पहले आप फोकस कीजिए केवल एक्स वाई पे, सिर्फ एक्स वाई पे फोकस कीजिए, यानी एस निर्देश तंत्र पे आपको सिर्फ एस पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट एस में क्या दिखेंगे, एक्स वाई दिखेंगे। तो आपको P बिंदु से मैं नीले कलर से लंब डाल रही हूँ, तो नीले लाइन से मैंने लंब डाला, और ये लंब की लंबाई देखिए कितनी दी हुई है, y दी हुई है, करेक्ट। इसी P बिंदु से आपने y एक्सिस पे लंब डाला, और ये कितना हो जाएगा, x। तो आपके पास ब्लू कलर से देखिए एक स्क्वायर बन रहा है। अब क्योंकि ये x है तो आपके पास ये दूरी भी x होगी, ठीक है, और ये क्योंकि y है तो आपके पास ये दूरी भी y होगी। अब सेम चीज हमें क्या करना है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में करना है, और उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर से डालते हैं। तो P बिंदु से हमें नया एक्सिस कौन सा है, एक्स प्राइम, तो यहाँ से लंब डालते हैं। तो आपका ये जो है एक्स प्राइम पे डालेंगे तो ये दूरी आपकी देखो कितनी हो जाएगी, वाई प्राइम। और इसी तरह से यहाँ पे रेड कलर से देखिए मैंने परपेंडिकुलर डाला है, और ये जो है आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्राइम। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्स प्राइम है तो आपकी यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, एक्स प्राइम रेक्टेंगल से, और ये वाई प्राइम है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, वाई प्राइम। सो रेड कलर का जो रेक्टेंगल हमें मिल रहा है वो हमें किस में मिल रहा है,
एस प्राइम में मिल रहा है, और जो ब्लू कलर का आपको रेक्टेंगल मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, एस में मिल रहा है। तो हमें दूरियां पता चल चुकी है। अब नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर आपके पास मूल बिंदु ओ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डायग्राम में ए दिख रहा होगा, यहाँ पे डी बी जो भी है, जब जरूरत पड़ती रहेगी तो हम उनको काम में लेते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें बिंदु ए लीजिए, ठीक है। तो मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, उससे आपको और आसानी रहेगी। ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर लिया, यहाँ पर बिंदु ए लिया, ठीक है। लाइट हो गया ज्यादा यार, डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु ए लिया, इस बिंदु ए से सामने वाली भुजा पीडी, अब आप डायग्राम में देख लीजिए पीडी कहाँ है, पी आपका यहाँ है, डी आपका यहाँ है। ए से सीधा इस पीडी पे एक लंब डालिए, और ये लंब आपका बना हुआ है ये ग्रीन कलर वाली लाइन से, ठीक है, ग्रीन कलर वाली लाइन। अब क्योंकि ये लंब है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। और आप देखिए डायग्राम से क्या आपको दिखाई दे रहा है कि पीडी पैरेलल टू ओसी है, पीडी और ओसी पैरेलल है। अगर पीडी और ओसी पैरेलल है तो ये अगर 90 है तो यहां पर भी कितना एंगल बनेगा, 90 ही बनेगा, ठीक है। ये आपके पास 90 हो गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि P बिंदु से A बिंदु तक, P से जब आपने A पे लाइन खींची तो A पर वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल भी 90 है, ठीक है, और इधर भी आपके पास क्या हो गया, 90 हो गया। अब ये सब कुछ घिच-पिच हो रहा है तो समझिएगा कि बेसिकली मुझे कौन सा एंगल निकालना है, मुझे इसमें निकालना है PAF। F वो है जहां तक आपने लंब डाला है, तो एंगल PAF हमें ये निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। ओके, तो देखिए डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वापस बनाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसमें एक बार इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि ये एंगल इन्होंने थीटा क्यों दिया है, ठीक है। तो अभी अभी आप वीडियो बैक करके वो चीज देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देखो ये थीटा है, हमें पता है कि ये ग्रीन कलर वाली लाइन परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे 90 बन रहा था, ठीक है। ये भी 90 है, अगर ये 90 है तो ये जो नीचे वाला एंगल है ये, यानी इस लाइन पे ग्रीन वाली पे ये 90 हो गया आपका, ये 90 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 90 है, अब ट्राइंगल देखिएगा आप, मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना रही हूँ बिल्कुल ताकि आपको समझ में आ जाए। ये O है आपका, ये A है आपका, और अभी भी अपन ने देखा यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, और वो है E पे, ठीक है। और A से सीधी एक वर्टिकल लाइन जा रही है, A से सीधी एक वर्टिकल लाइन जा रही है ये वाली। ओके, अब नाउ इफ दिस इज थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल है डबल लाइन वाला, ये एंगल आपके पास क्या होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखना, ये है O, ये है A, और ये A वाला ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आपके पास P, ठीक है। और बीच में हमें एक लाइन मिल रही है यहाँ पे। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना रहेगा, थीटा। ग्रेट, बस यहाँ पे यही दिया हुआ है, ये देखिए थीटा। ये एंगल आपको समझना है बस कि ये वाला जो एंगल है ना, ग्रीन पेन से जो कर रही हूँ यहाँ तक, दिस एंगल इज थीटा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैथ्स इतना ही समझना था कि एंगल थीटा आएगा। अब हमारा काम हो, तो चलिए आगे चलते हैं अब डायग्राम के बाद में। ओके, नाउ ये सब देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो एक्स प्राइम है वो पी डी और ओ सी के बराबर है। तो डायग्राम में देखिए, मैं इरेज कर देती हूँ, आप एक्स प्राइम को देखते जाइएगा कि एक्स प्राइम जो है वो क्या पी डी और ओ सी के बराबर है। कुछ डिफरेंट सा कलर लेते हैं जो हाईलाइटेड हो। यस, पी डी और ओ सी बराबर देखना हमें, ये रहा पी और ये रहा डी, ठीक है, और ये रहा ओ और ये रहा सी। तो यस, पी डी एंड ओ सी आर इक्वल। डायग्राम से क्लियर हो रहा है हमें। सिमिलरली देखिए आप वाई प्राइम भी देख लीजिएगा, पीसी और ओडी के बराबर है, जेड प्राइम बराबर है हमारे पास, हमने उसका रोटेशन माना ही नहीं था। और ये जो एंगल यहाँ पे लिखा जा रहा है, राइट, ये मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंगल ई ए पी जो है वो थीटा के बराबर है, मैंने अभी आपको यही समझाया। ई ए पी का मतलब है, ये देखिए ई ए और पी, ये थीटा के बराबर है, ये मैंने अभी अभी आपको प्रूव करके बता दिया। ये भी हमारा काम हो गया, वेरी नाइस। नाउ कौन से ट्राइंगल में पूछना चाह रहा है वो, ओके, ये कह रहा है ओ ई और ओ ए कोस थीटा के इक्वल है, तो ओ ई ए हमें वो डायग्राम बनाना है, ओ ई ए। तो यहां से ध्यान से देखिए एक बार, ये रहा ओ ई
और ए। तो मैं ये डायग्राम यहाँ पे बना लेती हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, ताकि यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओ ई ए। ओ हमारा यहाँ है, ई हमारा यहाँ है और ए हमारा यहाँ पे है, और ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 है। बस इसमें आप क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल लीजिए और साइन थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा जो आ जाएगा, कॉस थीटा अगर साइन थीटा निकालते हैं तो हमें पता है साइन थीटा की थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, ए ई, और हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 के सामने वाली भुजा। तो साइन थीटा तो आपका कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ओ ए, करेक्ट। और cos थीटा आपका हो जाएगा आधार, यानी कि ओ ई अपॉन ओ ए। तो साइन थीटा और cos थीटा लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और ओ ई की वैल्यू निकाल ली, और ओ ए आपका क्या था, x था। तो मैं दिखा देती हूँ ओ ए आपका x है कि नहीं है, ये देख लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे ये देखिए ये x है, ये वाली दूरी ये x था, तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या होगा, x होगा। ओके, तो आपका ओ ए की जगह अपन ने x रख दिया, तो ओ ई आपका x cos थीटा हो गया, और यहाँ से आपका ए ई कितना हो जाएगा, x sin थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अब आपका ट्राइंगल एफ ए पी में करना है। सिमिलरली आपको क्या करना है, ट्राइंगल एफ ए पी में करना है। अब एफ ए पी का मैं आप पर छोड़ना चाहती हूँ, ट्राइंगल एफ ए पी। ये देखिए मैं बना तो दूंगी यहाँ पे ट्राइंगल आपके लिए, ये आपका एफ है, ये आपका ए है और ये आपका पी है। तो ये ट्राइंगल आपका बनेगा एफ ए और पी, और ये इस तरह से जा रहा है, और इसमें 90 डिग्री आपके पास का है, यहाँ एफ पे बन रहा है, तो आपका 90 यहाँ पे बनेगा और थीटा यहाँ पे बनेगा, और ये आपका है एफ, ये आपका है ए और ये आपका है पी। यहाँ पे cos थीटा और साइन थीटा निकालने के लिए, और ये दूरी कौन सी है, पी से लेके ए तक, ये देखिए पी से ए तक आपको y गिवन है, पी से ए तक क्या है आपको y गिवन है। cos थीटा निकालिए, साइन थीटा निकालिए और y के टर्म्स में रखिए, तो आपको ये मिल जाएगा। तो cos थीटा निकालोगे ए एफ बाई ए पी, ए एफ मिल जाएगा, साइन थीटा निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब हम अपन को एक्स प्राइम देखना है, एक्स प्राइम वीडियो बैक करके देखना, पीडी के बराबर है, मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ, और पीडी को इन्होंने लिखा है पी एफ प्लस एफ डी। तो पीडी देखते हैं, एक्स प्राइम जो है वो क्या पीडी के बराबर है कि नहीं है। तो एक्स प्राइम हमारा है ये रहा, तो यहाँ पे आप देखिए, यस ये पी रहा और ये डी रहा, ये दूरी कितनी है, एक्स प्राइम, तो यहाँ से अपन को दिया हुआ है, ये हमारा दिख रखा है, आपको डायग्राम में दिख रखा है, पीडी जो है, अब बीच में क्या आ गया, एफ आ गया ना, तो पीडी को आप क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ डी, ठीक है। और पी एफ प्लस एफ डी अपन ने लिख दिया, तो ये नहीं, हाँ पी एफ ये हो गया और एफ डी आपका ये हो गया। इसके बाद हमसे क्या चाह रहे हैं वो, यस पी एफ को जो है पी एफ ही रहने दिया, एफ डी को जो है ओ ई के बराबर लिख दिया। एफ डी को ओ ई के बराबर कैसे लिखा, तो ये देख लेते हैं, एफ डी को ओ ई के बराबर कैसे लिखा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका था एफ डी और ये आपका था ओ ई। डायग्राम में वैसे आपको दिख रहा होगा, पर मैं फिर भी दिखा देती हूँ, ये रहा आपका एफ डी, एफ आप यहाँ पे है एफ डी, और ये सही बात है, ये रहा ई और ये रहा ओ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमने बराबर कर दी। तो ये देखिए आपको ओ ई की जगह एफ डी की जगह अपन ने ओ ई रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर जो अपन ने वैल्यूज निकाली है ना, पी एफ की वैल्यू अभी अभी अपन ने साइन थीटा कोस थीटा से निकाली, ये रहा पी एफ की वैल्यू कितनी है, वाई साइन थीटा, तो ये पी एफ की वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये रही, और ओ ई भी ऊपर से अपन ने निकाल रखा है, ओ ई अपन को मिला हुआ है एस कोस थीटा, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखना मिल जाएगा। तो ये अपना एक्स प्राइम हो गया। अब वाई प्राइम पे आते हैं, वाई प्राइम को इन्होंने लिखा है पीसी और वो ई एफ के बराबर है, तो वाई प्राइम को पीसी और ई एफ के बराबर देख लेते हैं पहले डायग्राम में, पीसी और ई एफ के बराबर, वाई प्राइम जो है हमारा पीसी और ई एफ के बराबर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये देखिए पी सी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ई और एफ, यस ये बराबर है, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन मिलके रेक्टेंगल बना रही है, तो पीसी को मैंने क्या लिख दिया, ई एफ के बराबर, तो यहाँ से पीसी जो आ रहा है वो आपका आ रहा है ई एफ के बराबर आ रहा है। और ई एफ को आप क्या लिख सकते हो, ई एफ को देखो क्या लिख सकते हो, ये ई है और यहाँ पे ए है, क्या आप देखिए ई एफ को मैं ये लिख सकती हूँ, ई एफ कैन बी रिटन एज
AF, ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की, इसमें से सिर्फ अगर AE को माइनस कर दो, इसमें से सिर्फ AE को माइनस कर दो तो बचेगी कौन सी दूरी, आपकी EF बचेगी। तो AF माइनस AE इसको लिख सकते हैं। तो AF माइनस AE देख लेते हैं, लिखा हुआ गया AF, यस ये रहा AF माइनस AE, और AF की वैल्यू हमने अभी भी साइन थीटा कोस थीटा में निकाली है और AE की वैल्यू निकाली है, वो आप रख देना। करेक्ट। तो हमें x प्राइम मिल चुका है इक्वेशन नंबर 3 में, y प्राइम मिल चुका है इक्वेशन नंबर 4 में। अब ये बोल रहा है कि इक्वेशन 3 और 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं ये वीडियो हम करेंगे, रिमेनिंग वाला पार्ट जो है वो हम करेंगे कल हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। बेसिकली इक्वेशन 3 और 4 जो है होल्ड पे रखते हैं, कल हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन हैव अ गुड टाइम।